हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान तरंग में। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और उसके फंडामेंटल के बारे में देखा था और उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी किए थे। साथ में मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया था जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वाला वीडियो आपका देखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या मैं यहाँ पे कुछ भी लॉजिक अप्लाई करूंगा तो उसके बारे में कई थी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये जो आपको मैंने होमवर्क में दे रखा था, ठीक है। पिछले लेक्चर में यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हुआ था। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हम जनरली पीएनसी के अंदर भी देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि 3 पर्सन है ए बी एंड सी आर टू स्पीक एट ए फंक्शन अलोंग विथ 5 पीपल, यानी 3 लोग हैं जिनको 5 लोगों के साथ में किसी फंक्शन में बोलना है। जैसे कि हम कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करते हैं तो वहां पे कई सारे लोगों का स्पीच होता है, तो इसमें ए बी सी 3 लोग हैं, उनको 5 लोगों के साथ में बोलना है। तो ऐसे टोटल कितने पीपल है हमारे पास में? टोटल पर्सन्स, तो आप देखोगे तो टोटल पर्सन्स है हमारे पास में 8। कितने? 8 है। इफ द पर्सन स्पीक एट रैंडम ऑर्डर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ए स्पीक बिफोर बी एंड बी स्पीक बिफोर सी, यानी ए बी सी के बोलने का जो ऑर्डर होना चाहिए, ए बी से पहले बोले और बी सी से पहले बोले, इस तरीके से ए बी सी के स्पीच देने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो किस तरह से हम एक क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे? तो देखिए अगर 8 पर्सन है तो मैं ऐसे 8 पोजीशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 6 हो गई, 7 और 8। तो अगर मैं केवल कोई कंडीशन नहीं देखूं, बिना रेस्ट्रिक्शन के देखूं, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? तो टोटल वेज हो जाएंगे बच्चों 8 फैक्टोरियल। कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या कहा जा रहा है इसमें? ऐसा बोला जा रहा है कि ए को बी से पहले बोलना है और बी को सी से पहले बोलना है। अब हो सकता है कि ए और बी के बीच में कोई कोई पर्सन बोलने के लिए आ जाए, बट होना ये चाहिए कि ए पहले बोल के आए, उसके बाद बी आना चाहिए। अब ए और बी के बीच में कोई थर्ड पर्सन बोल सकता है सी के अलावा, ठीक है। और ऐसे बी से सी के बीच में होना चाहिए। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूस में आए। ये ऐसा भी हो सकता है ए ने सबसे पहले बोला, फिर 2 प्लेस खाली रह गई, फिर बी बोल दिया, फिर 3-4 खाली जगह रख दी हमने और फिर सी को स्पीच करवा दिया। तो ऐसा भी तरीका हो सकता है। आप चाहो तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ए को बुलवा दें, फिर बी बुलवा दें, फिर सी बुलवा दें और बाकी जगह पे रिमेनिंग पर्सन बोलने हैं। तो जो तरीका है इसमें ए बी सी का ऑर्डर फिक्स है। ऑर्डर का मतलब समझते हो? पहले ए आएगा, फिर बी आएगा एंड सी आएगा। तो जब ऑर्डर फिक्स हो तो पॉसिबल वे कैसे निकालते हैं, ठीक है। पॉसिबल वे की इसी तरीके से निकालें। तो ये ऐसा होगा कि आप एक काम करो, इसमें 8 वैसे जो 8 पोजीशन है, 8 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लो। 8 में से कितनी पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं? 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लें, कोई भी 3। और इन तीनों पोजीशन पे इन तीनों लोगों को स्पीच करवा दो। 8 में से 3 जगह सेलेक्ट करेंगे 8C3 तरीके से, तो इस तरीके से ये इनकी जगह सेलेक्ट हो जाएगी। और जो रिमेनिंग है भाई, रिमेनिंग का तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो रिमेनिंग कितने पर्सन है? 5 पर्सन। वो किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो रिमेनिंग 5 पर्सन का तो अरेंजमेंट हो सकता है। इन तीनों का केवल सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा। ओनली क्या होगा बच्चों? ओनली सिलेक्शन होगा। अगर आपने अरेंज कर लिया तो फिर इनका ऑर्डर मिसमैच हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? ओनली सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, अब उसको लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी बच्चों 8C3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 876 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 8 फैक्टोरियल। यदि आप देखोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपने आप में 8 फैक्टोरियल ही है। कितना है? 8 फैक्टोरियल। तो ये पूरा यहाँ से कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा? 1/3 फैक्टोरियल, जो कि 1/6 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो देखिए लॉजिकल क्वेश्चन था।
अच्छा था, जिसके अंदर हमने केवल इतना सा लॉजिक लगाया पीएनसी का कि हमें सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चले आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ 21 टिकट मार्क फ्रॉम 1 to 21, 21 टिकट है जिसके ऊपर नंबरिंग कर रखी है 1 से लेके 21 तक। 3 आर ड्रॉन एट रैंडम चांस दैट द नंबर आर इन एपी। तो नंबर किसमें होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम ग्रुप बना के कर सकते हैं, ठीक है। एपी के अंदर क्या डिसाइड किया जाता है? कॉमन डिफरेंस के आधार पे डिसाइड करते हैं। तो आप कॉमन डिफरेंस को डिसाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो लेट हम 3 नंबर एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए बी सी ये नंबर है एपी में, ठीक है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2b बराबर क्या होना चाहिए? ए प्लस सी। अगर ये एपी में तो ऐसा होना चाहिए। अब बी क्या है? बी कोई नंबरिंग ए बी सी जो हमने 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं उनमें से कोई एक नंबर है जिसको अपन बी बोल रहे हैं। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 2। तो ये साइड क्या हो जाएगी? इवन। और इसका मीनिंग ये कि ए प्लस सी इवन आना चाहिए। ए प्लस सी क्या आना चाहिए? ए प्लस सी इवन आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही? क्योंकि ए प्लस सी की वैल्यू 2 भी है, बी कुछ भी हो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इवन आनी चाहिए, राइट। अब ये इवन है क्या है? अगर इवन है तो दो नंबर का एडिशन इवन हो रहा है। क्या हो रहा है? दो नंबर का एडिशन हो रहा है, इवन हो रहा है। तो आप खुद सोचने की कोशिश करो कि दो नंबर का एडिशन इवन कब होता है। बच्चों, दो नंबर का एडिशन तभी इवन हो सकता है जब आपके पास में दोनों नंबर यानी ए एंड सी, यहाँ पे केस बनाएंगे, ए एंड सी क्या हो सकते हैं? ए कॉमा सी बोथ ऑड हो जाए, या ए कॉमा सी क्या हो जाए? इवन हो जाए। भाई दो नंबर का समेशन इवन कब होगा? जब दोनों नंबर ऑड हो या दोनों नंबर क्या हो जाए? इवन हो जाए। तो हम जानते हैं 1 से लेके 21 तक, 1 से लेके 21 तक अगर ये नंबर है तो इस नंबर में क्या होता है? 10 नंबर तो इवन होते हैं और 11 क्या होते हैं? 11 ऑड होते हैं, ठीक है। तो अब आप बता दो कि हमें ए प्लस सी को इवन रखना है तो कितने केस हो सकते हैं? 2 केस हो सकते हैं। तो पहले केस के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्शन किया जाए ए और सी का, जिसमें दोनों ऑड हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 11 में से 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 11 C2 और ए एंड सी दोनों इवन हो, ए एंड सी दोनों इवन हो, तब जाके ए प्लस बी क्या है? इवन। तो दोनों इवन रखने के लिए सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? 10C2 तरीके से हो सकता है। तो 11C2 तरीके से या 10C2 तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। दो अलग अलग केस हैं, इसलिए हमारे पास में फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? फेवरेबल केस अगर देखेंगे तो ये हो जाएंगे दोनों का एडिशन। इसमें किसी को दिक्कत? दोनों का एडिशन करेंगे। अब आपको लिखनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? मतलब फेवरेबल केस अपन टोटल केस ले लेते हैं। तो फेवरेबल केस आपके हो जाएंगे 11C2 प्लस 10C2। अच्छा, टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? हमको 3 नंबर लेने और 21 में से लेने, तो 21C3 तरीके से हम नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 9, इसके डिवाइड में 2 आएगा और इधर भी डिवाइड में 2 आ जाएगा। अपॉन में 21C3 है तो 21, 20 और 90 और डिवाइड में आ जाएगा 3 इंटू 2, राइट। ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो ये 10 दोनों जगह से आके इसको काट देगा 2 टाइम। अब जो रिमेनिंग पार्ट है तो ऊपर तो देखेंगे तो कितना हो रहा है? 11 और 9 20 हो रहा है। कितना हो रहा है? 20। और नीचे वाला पार्ट देखेंगे, क्या नीचे वाला पार्ट अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो ये आपके पास में, अच्छा ये इसको काट देते हैं, 7 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो 20 और 19 इंटू 7 तो 133 और यहाँ पे ये 2 भी बच गया था। क्या बच गया था? 2 बच गया था, ये वाला 2 देख रहा है, ये 2 इसको काट देगा तो ये 10 कट जाएगा, ठीक है। तो 10/133 यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है 10/133। कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप खुद सॉल्व कर सकते हो। लॉजिकली आप समझोगे तो अच्छे से ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़े आगे, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है और ये बच्चों आप ध्यान दें तो ये जेई 2020 और ये जो अभी सितंबर वाला एग्जाम हुआ है इसमें आया था, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ये जेई 2020 में क्वेश्चन आया था
और सितंबर वाला कैसा है। तो आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट आर मेड ऑफ एग्जैक्टली 2 डिजिट, यानी हमें 2 डिजिट की मदद से 5 डिजिट के नंबर बनाने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए इसमें हमें 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो 2 डिजिट से बना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप जब सोचोगे तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन ऐसे सोचिए कि हमें 2 डिजिट लेने और उनकी मदद से क्या करना है, 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो पहले बताओ टोटल कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, टोटल वेज कितने हो सकते हैं। तो बच्चों टोटल अगर बात करें तो हम जानते हैं अगर 5 डिजिट का नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में से 5 बॉक्स होने चाहिए। अब इस बॉक्स को मैं अगर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अगर यहाँ पे ले रहा हूँ तो इसको मैं 9 तरीके से ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो नंबर जो भी फॉर्म होता है 0 से लेकर 9 तक डिजिट में फॉर्म होता है, तो इसमें हमारे पास में केवल 9 जीरो नहीं आ सकता है, 1 से 9 कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसको 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 10, ये 10 तरीके से, ये 10 और ये 10। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे बताओ, तो यहाँ से 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि यहाँ पे लिखेंगे तो 9 टू 10 की पावर 4 हो जाएगा। इतना ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं फेवरेबल केस। अब फेवरेबल केस का मतलब होता है कि अगर हम जो 2 डिजिट ले रहे हैं जिनकी मदद से मुझे क्या करना है, यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो मैं फिर 2 डिजिट यहाँ पे जो लूंगा तो वो 2 डिजिट कौन सी हो सकती है। तो आपको लिखना है कि व्हेन 0 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 0 परेशान करेगा। ठीक है, व्हेन 0 इज नॉट इंक्लूडेड, अगर आप 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उस केस टाइप के नंबर कैसे बनेंगे। तो अब हमको 5 डिजिट बनानी है, लेकिन डिजिट कितने लेने, 2 डिजिट ही लेने। कितने लेने, 2 डिजिट ही लेने, क्योंकि फेवरेबल क्या है, प्रोबेबिलिटी किसके नहीं, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, एग्जैक्टली 2 डिजिट डिस्टिंक्ट डिजिट से बनाओ। तो अब यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और लेट जो हमने 2 डिजिट ले रखी है, क्या ले रखी है, 2 डिजिट, वो 2 डिजिट क्या है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया स्टार है, और ये कोई रेक्टेंगल शेप है, उसमें 1 2 भी हो सकता है, 7 8 भी हो सकता है, 8 9 भी हो सकता है। तो कोई भी स्टार की जगह कोई भी नंबर हो सकता है 1 to 9 में से, और ये रेक्टेंगल की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ये मैंने कोई नोटेशन दे दी है। अब इनकी मदद से मुझे 5 डिजिट बनाने हैं। अब सीधी सी बात है, 2 डिजिट से आप 5 डिजिट बना रहे हैं तो कोई न कोई तो डिजिट रिपीट होगी। अब कोई न कोई रिपीट होगी तो मैं जितने तरीके से रिपीट हो सकता है वो लिखता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैंने स्टार को रिपीट कर दिया 4 बार और ये रेक्टेंगल एक ही बार लिया, तो एक तरीका ये हो सकता है। अब ये अगर देखोगे तो स्टार अपने आप में कितनी बार रिपीट किया है, 4। जैसे मैंने 2 डिजिट ले लिए 1 और 2, ठीक है, 1,2, और उससे मुझे 5 डिजिट बनाना था, 1 1 1 और 2, ऐसा एक नंबर रिफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक यहाँ पे कोडिंग में लिख लिया, स्टार 4 बार ले लिया और ये 1 बार ले लिया। तो इससे कितने तरीके से मैं पॉसिबल ले सकता हूँ। तो पहले तो इनका जो सिलेक्शन हुआ होगा वो कितने तरीके से हुआ होगा, 9C2 में से, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं करें तो 9C2 में से सिलेक्शन किया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये अरेंजमेंट बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, अरेंजमेंट, ये जो लिख रहा हूँ वो अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट करेंगे तो 5 पोजीशन है और जिसमें से 4 स्टार रिपीट हो रहे हैं, तो 5 स्टार 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये 5 आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया। अब सेकंड में कहते हैं कि हमने 3 स्टार ले लिए और 2 रेक्टेंगल ले लिए, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट देखेंगे तो टोटल 5 फैक्टोरियल, जिसमें 3 रिपीट हो रहे हैं और 2 रेक्टेंगल रिपीट हो रहे हैं, ये कितना होता है, 10 होता है। ऐसे तीसरा केस क्या ले सकते हैं बच्चों, बताओ। तो तीसरा केस ले सकते हैं कि हमने 2 स्टार लिए, 3 रेक्टेंगल ले ली, ठीक है, 2 स्टार और 3 रेक्टेंगल। जैसे ये नंबर देखे जाए तो ऐसा हो सकता है 2 और ये 2 2, इस टाइप का नंबर, ये 5 डिजिट का नंबर है। तो इसका अरेंजमेंट देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये भी कितना होता है, कैलकुलेशन के बाद 10 आ जाएगा। अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बार ले लें और ये 4 बार रिपीट कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 5 आ जाएगी। तो बताइए इस केस में टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 9C2 से सिलेक्शन किया था हमने, 9C2 क्या क्या था, सिलेक्शन किया था, और उसके बाद में हर केस का अरेंजमेंट अलग अलग बन रहा है, तो 4 अरेंजमेंट हो गए, तो चारों को ऐड करेंगे, ठीक है। और ये देखोगे तो ये 9C2 इंटू 30 बन रहा है, कितना बन रहा है, 9C2 इंटू 30। क्या ये वाला केस समझ में आ गया, जो मैंने अरेंजमेंट समझाया।
अब सेकंड वाला केस देखिए कि जब जीरो इंक्लूडेड, व्हेन जीरो को इंक्लूड कर दिया आपने। अब जीरो इंक्लूड कर दिया तो आपको पता है 5 डिजिट बनाने में जीरो कहीं की प्रॉब्लम करेगा, तो जीरो इंक्लूड कर दिया है तो आपको अब एक ही नंबर का सिलेक्शन करना पड़ेगा, कोई भी एक नंबर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। लेट हमने कोई नंबर स्टार मान लिया और स्टार लेट 1, जो 1 नंबर है जीरो इंक्लूड कर दिया और 1 नंबर क्या है स्टार है, तो आपके पास में 2 डिजिट क्या हो जाएगी, जो आप 2 डिस्टिंक्ट डिजिट ले रहे हैं वो कौन कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बच्चों, एक तो स्टार हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा। क्या ये वाला पार्ट समझ में आया? एक स्टार हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इनको आप अरेंज करिए। ठीक है, अरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि आपके पास में स्टार्टिंग में जीरो नहीं आना चाहिए, तो स्टार्टिंग में स्टार रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, 3 स्टार रख सकते हो, एक जीरो रख सकते हैं। ठीक है, अब आप जब अरेंज करोगे तो पता है इसमें अरेंजमेंट कितना होगा, अरेंजमेंट किन का होगा, ये लास्ट की 4 डिजिट है इनका ही अरेंजमेंट होगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे अरेंजमेंट 505 का किया था, ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे केवल 4 डिजिट का ही अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले में आपने जीरो ले आया है तो फिर वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। और ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? अब मैं बढ़ता हूँ सेकेंड वाले केस में। सेकेंड वाले केस में क्या करें, स्टार आगे रखें और हमने 2 जीरो ले लिए, क्या कर दिए, इसके अंदर 2 जीरो ले लिए, तो 2 जीरो वाला पार्ट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वाला केस जो मैं एकदम पूरा बारीकी से समझा रहा हूँ। तीसरे वाले केस में देखो इसका ही अरेंजमेंट करेंगे। तीसरे वाले केस में क्या करें, एक स्टार ले लें और 3 जीरो ले लें। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और लास्ट वाला केस अगर देखें, ठीक है, लास्ट वाला केस क्या हो सकता है कि आपने क्या किया, यहाँ पे सारे जीरो रख दिए। ठीक है, तो भी तो एक नंबर बन सकता है, जैसे 1 ले लिया, 1 के बाद जीरो तो 1000 टाइप का हो गया। ठीक है, तो उस केस में ये एक बन जाएगा। कितना बनेगा, एक बन जाएगा। तो बताओ टोटल इस टाइप के फेवरेबल कितने हो जाएंगे, टोटल फेवरेबल कितना हो जाएगा, 9C1 से सिलेक्शन करना पड़ेगा स्टार्टिंग में अपने, और उसके बाद में हमने 4, 6, 4 और 1, तो इनको ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15। क्या ये वाला पार्ट समझ में आ गया? ये फेवरेबल केस अपने आप में इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखेंगे तो आंसर, बस अब आपको आंसर को मेंटेन करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और अब आप पे आंसर मेंटेन करते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे बच्चों, बताओ तो 9C2 इंटू 30 प्लस 9C1 इंटू 15, राइट, अपॉन में देखेंगे तो कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 4 है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो 9 कट सकता है, ऊपर वाले कैलकुलेशन से देखेंगे तो मैं इसको लिखूंगा 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 30 प्लस ये 9 इंटू 15 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 4, ये 9 यहाँ से दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 4, 430, 120 और 15, तो ये 135 और 10 की पावर 4 हो रहा है। कितना हो रहा है, 135 अपॉन 10 की पावर 4, ये ऑप्शन सही है, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आया था और अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 15 कूपन आर नंबर फ्रॉम 1 to 15, 15 कूपन है जिसके ऊपर 1 से 15 तक नंबर दिया है। ठीक, 3 कूपन आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 कूपन सेलेक्ट करने विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम नंबर इज 9। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास में कूपन है वो 16 तक नंबरिंग कर रखी है, 1 2 3 ऐसे 8 9 और 15 तक कूपन नंबर किए हुए हैं। हमें 3 कूपन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब टोटल अगर हम बात करें तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, तो टोटल वेज हो जाएंगे आपके 15C3। ठीक है, अब फेवरेबल की बात आती है तो फेवरेबल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी लिखें तो फेवरेबल वेज कितने हो जाएंगे, तो वो आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए 9 मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये तभी हो सकता है जब आपके जो तीनों नंबर है उसमें सबसे बड़ा नंबर यही हो।
ठीक है, ये मैक्सिमम रखना है। तो रिमेनिंग जो टू कूपन है वो रिमेनिंग 2 कहाँ से होने चाहिए, इन फर्स्ट 8 में से होना चाहिए। रिमेनिंग 2 कहाँ से होने चाहिए, ये फर्स्ट 8 में से होने चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर रिमेनिंग मैंने फर्स्ट 8 में से रख लिए तो मेरे पास में जो नंबर आएंगे वो फर्स्ट 8 में से कोई 2 नंबर होंगे और 9 इसमें क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो 9 तो लेना ही लेना है मुझे, 9 तो लेना ही लेना है, उसका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, वो तो इंक्लूडेड होगा। अब आपके पास में जो बचे हुए 2 नंबर होंगे वो कहाँ से होंगे, वो फर्स्ट 8 में से होंगे। इस कहाँ से होंगे, फर्स्ट 8 में से होंगे। तो फर्स्ट 8 में से 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, कितने हो जाएंगे, 8 से 2 हो जाएंगे, राइट। अब प्रोबेबिलिटी बताइए, ये वाला पार्ट अब समझ में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कितना होगा, ये 8C2 हो जाएगा और डिवाइड में कितना आएगा, 15C3 आ जाएगा। कितना आएगा, 15C3। और ये वाली जब कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, जब ये वाली कैलकुलेशन आप करोगे तो आपके पास में 4/65 आ जाएगा। देखो कर लेते हैं कैलकुलेशन, यहाँ पे 8 × 7/2 और नीचे आ जाएगा 50, 40, 30 और डिवाइड में 3 × 2। ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो 7 2 जा 2, यहाँ से 4 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 टाइम कट जाएगा। तो नोमिनेटर में तो 4 बच गया, डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, 65 बच जाएगा। तो 4/65 इसका आंसर सही हो गया, राइट। चलिए, अब हमने जो होमवर्क वाला पोर्शन था, अब आगे बढ़ते हैं हम ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। अभी तक जो प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी वो पीएनसी बेस्ड प्रोबेबिलिटी देखी थी। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई ना कोई पीएनसी का लॉजिक लगाना पड़ रहा था और उसके बाद देखते हैं। अब ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप दे रखी होगी, क्या होगी, ज्योमेट्रिकल शेप दे रखी होगी और उस शेप के किसी पर्टिकुलर रीजन में, ज्योमेट्रिकल शेप के किसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन में कोई पॉइंट की बात करेंगे और उस पॉइंट के पर्टिकुलर रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी। ठीक है, तो आपके पास में जो फेवरेबल एरिया होगा वो उस पर्टिकुलर रीजन की बात करेगा और टोटल एरिया जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी उसका एरिया लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल रीजन पता होना चाहिए, जैसे किसी भी शेप का एरिया वॉल्यूम क्या होते हैं। तो जनरल जो हमारे अब तक के कोर्स में थे उन्हीं के एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी के जब क्वेश्चन होंगे आपके सामने उस पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको रफली आइडिया दूं तो हमारे पास में कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, लाइक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस रेक्टेंगल के अंदर कुछ और एक सर्कल रख लिया है। क्या रख लिया, एक कोई सर्कल रख लिया है और ये सर्कल बिल्कुल इसको इंस्क्राइब कर रहा है। जब भी इंस्क्राइब की बात आए तो बच्चों ध्यान रखना वो टच करता है सबको। अब आपसे पूछें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई पॉइंट, मतलब ऐसे बोलेंगे कोई रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल रखा हुआ है और पॉइंट के सर्कल में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम कहेंगे ये फेवरेबल एरिया हो जाएगा। फेवरेबल एरिया कौन सा होगा, ये सर्कल का एरिया हो जाएगा और टोटल एरिया कौन सा होगा, ये आपका रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तो बेसिक जो क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, डेफिनेशन वही लगेगी, बट यहाँ पे आपको पहले एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपका फेवरेबल रीजन रहेगा और उस रीजन को नोमिनेटर में रखना है और टोटल जो पोर्शन होगा जिस शेप की बात की जा रही है वो डिवाइड में रखा जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छे और लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन करके हमको काफी मजा भी आता है। रियली में मैथ की एक फील आती है कि हम क्या क्या देखते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ रीजन पता होने चाहिए, जैसे कोई यहाँ पे कॉन की शेप है तो कॉनिकल शेप के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई स्फेयर है, ठीक है, अगर स्फेयर है तो इस स्फेयर के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन और क्या पता होना चाहिए, तो और हमें थोड़ा सा ये जो हमारा सिलेंडर होता है इस सिलेंडर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बाकी तो जनरली आपके बारे में जो है, जो हम जानते हैं अब तक, जैसे रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, सर्कल हुआ, उनके एरिया वगैरह में कोई समस्या होती नहीं है। ठीक, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वहां से हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है, इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये नंबर x इज चूजन रैंडम फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 to 100 में से कोई एक नंबर हमने सेलेक्ट किया है और अब यहाँ पे किसी इवेंट ए को डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इवेंट ए डिफाइन किया जा रहा है कि चूजन नंबर सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर दें। तो हमारे पास में
ये जो सेट है, इवेंट है, इसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एस की बात करें, सैंपल स्पेस कितना है, 1 से लेके 100 तक है। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एन ऑफ एस, एन एलिमेंट की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब ए के लिए क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है इनइक्वलिटी को। तो हमने इनइक्वलिटी को सॉल्व करना अच्छे से सीखा हुआ है। तो x माइनस 40 माइनस 22 और ग्रेटर देन 0 क्या करते हैं अपन, इनइक्वलिटी इस टाइप किया जाता है तो उसमें लेफ्ट में ले आते हैं, राइट में 0 करने की कोशिश करते हैं। अब क्रॉस में एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउ नहीं होता है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस है इसलिए ये 80 हो जाएगा, राइट। ये x माइनस 40 ग्रेटर देन 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का x प्लस 60 और x माइनस 40 ग्रेटर देन 0। और हम जानते हैं इनइक्वलिटी के अंदर माइनस का साइन अलाउ नहीं होता है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस के कारण इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में क्या करते थे, अपन एक वेवी कर्व बनाते हैं और इस वेवी कर्व के अंदर जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उनको रख लेना है, तो 60। अब ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो ये इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट हमारे पास में आ जाएंगे। तो आप बता सकते हो ए जो होगा वो ए क्या होगा, हमें क्या करना है, एक नंबर की बात की गई है। किसकी बात की है, नंबर की बात की है। तो यहाँ पे 40 से 60 के बीच में आपको नंबर लेने, तो 40 इंक्लूडेड नहीं है तो 41 आएगा, 42 आएगा और लास्ट में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बताओ एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 41 से 60 तक एक 2 हो जाएगा, ठीक। अब एन ऑफ ए आ गया है और एन ऑफ एस आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ऑफ ए की बात करेंगे तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होता है, तो 20 अपॉन 100, ये 1/5 आ जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें दिखते हैं जो लगते हैं थोड़े से मुश्किल टाइप के, बट ये इस टाइप से सॉल्व हम कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े और एक क्वेश्चन और देख लें। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक कोई सेट है ए और एक सेट बी है और एक फंक्शन ए टू बी हमें दिया गया है और उसमें से आपको जितने फंक्शन बन सकते हैं ए से बी में, उनमें से ऑन टू फंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ऑन टू फंक्शन की। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन आपको ऑन टू फंक्शन की क्लियर होनी चाहिए, ए से बी। अच्छा, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो ये मेरे पास में एक सेट है ए और बी सेट है ए और बी, यहाँ तक ठीक है। अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी और उसमें क्या चाहिए, ऑन टू कितने बन सकते हैं। तो पहले बताओ टोटल फंक्शन कितने होंगे, टोटल फंक्शन। तो बच्चों टोटल फंक्शन की जब बात होती है तो आप इस साइड से दूसरी साइड में जाते हैं, तो यहाँ पे अगर m एलिमेंट है और दूसरे में n एलिमेंट है तो टोटल फंक्शन कितने होते हैं, n की पावर m होते हैं। ये आपको फंक्शन के अंदर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि n की पावर m टोटल फंक्शन बन सकते हैं। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए इस साइड में कितने, 2 एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो एक के लिए यहाँ पे 2 है, एक के लिए कितने, 2 है, फिर दूसरे के लिए भी 2 है, तीसरे के लिए भी 2 एलिमेंट है और चौथे के लिए 2। जब आप मैपिंग करोगे तो टोटल कितने तरीके से मैपिंग हो सकती है जिसके अंदर फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो टोटल अगर तरीके बताएं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 यानी 16 फंक्शन बन सकते हैं, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जितने फंक्शन बने होंगे इस तरह से मैपिंग में, उसमें से ऑन टू कितने होंगे, ऑन टू कितने होंगे। तो मैं थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ कि इसमें ऐसे बताओ कि ऑन टू की डेफिनेशन क्या है। तो ऑन टू वो फंक्शन होता है, ऑन टू के अंदर क्या होता है कि आपका जो कोडोमेन होता है वो क्या होता है, रेंज के इक्वल टू होता है। कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और कोडोमेन और रेंज का मतलब होता है कि बी के अंदर सारे एलिमेंट काम में आना चाहिए, बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खुला नहीं छूटना चाहिए। और खुला नहीं छूटने का मतलब आप खुद सोचिए, जो मैपिंग होगी उसमें एक मैपिंग ऐसी होगी, एक मैपिंग ऐसी होगी जिसमें सारे एलिमेंट ए को मैप कर रहे होंगे। तो ये वाला केस है, ये ऑन टू का केस नहीं है। ये केस कौन सा है, ऑन टू का नहीं है। ऐसे ही अगर दूसरा केस बताएं, ऐसे दूसरा ऐसा होगा जिसमें सारे एलिमेंट बी से मैप हो रहे होंगे, सारे एलिमेंट किससे मैप हो रहे होंगे, बी से मैप हो रहे होंगे। तो ये वाला केस भी अलाउड नहीं है। तो ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस, ये दो ऐसे केस हैं जो अलाउड नहीं है।
वैसे बच्चों आप जब फंक्शन पढ़ते हो तो उसके अंदर ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए जब दो सेट दे रखे हैं, दोनों के अंदर एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ए टू बी ऑन टू फंक्शन कितने हो सकते हैं इनको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। और इस पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ तो वो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा उसके रिलेटेड, लेकिन आपको फंक्शन के अंदर उस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ाया जाएगा, तो उस पार्ट को जरूर देख लेना। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? ठीक है, तो टोटल ऑन टू कितने होंगे? तो हमारे पास में 16 टोटल थे, जिसमें से 2 काम के नहीं है, क्योंकि उसमें या तो ए खाली रह रहा है या बी खाली रह रहा है। तो 14 फंक्शन ऐसे बन सकते हैं जो क्या है, ऑन टू है। अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, प्रोबेबिलिटी यह हो जाएगी 14/16, तो 7/8 निकल के आ जाएगी। राइट, तो ये कहीं की ज्योमेट्रिकल शेप के रिलेटेड ही क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट ये वाला क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये और ये दोनों जनरली ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंडर आते हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए क्वेश्चन, ये अपने आप में काफी अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जाए, एक स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल, यानी एक सर्कल के अंदर इस स्क्वायर को इंस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर रखना है। और जब स्क्राइब की बात आती है ना, तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा कि उसके चारों कोने सर्कल को टच करने चाहिए। ये कंडीशन स्क्राइब की होती है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर छोटा सा सर्कल हमने रख दिया। अब एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं इनसाइड सर्कल, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट आल्सो लाई इनसाइड द स्क्वायर। तो एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है कहाँ पे, स्क्वायर के अंदर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कहाँ हो? एक पॉइंट सर्कल के अंदर सेलेक्ट किया है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्क्वायर के अंदर भी हो। तो आपके पास में अगर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, तो टोटल क्या होगा? तो टोटल अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे रीजन की बात करेंगे, टोटल रीजन की बात करेंगे, टोटल रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, और अगर सर्कल की बात करें तो यहाँ पे मैं रेडियस को एज्यूम कर लेता हूँ। कितनी रेडियस एज्यूम करता हूँ? आर। तो टोटल रीजन जहाँ पे पॉइंट आपको मिल सकता है वो इस सर्कल में से कहीं भी मिल सकता है, तो आपकी पॉइंट के होने का जो रीजन है वो कौन सा क्षेत्र होगा? वो सर्कल के अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस मैंने आर मानी, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इस पाई आर स्क्वायर एरिया में आपका कोई एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने फेवरेट टोटल रीजन की बात की है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको लिखना है फेवरेबल रीजन। ठीक है, जब भी ज्योमेट्रिकल बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फेवरेबल रीजन और अपॉन में टोटल रीजन से निकलती है, तो फेवरेबल रीजन। ठीक है, तो फेवरेबल एरिया अगर निकालें तो फेवरेबल एरिया कौन सा होगा? जो ये इनसाइड है, ये वाला आपका क्या होगा? फेवरेबल वाला पार्ट इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। कौन सा होगा? एरिया स्क्वायर का होगा। अब आपको पता है कि स्क्वायर किसके अंदर रखा गया? सर्कल के अंदर रखा गया, तो स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? सर्कल की रेडियस पे डिपेंड करेगी। तो मैं यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहूंगा। ठीक है, ताकि मैं आसानी से लिख सकूं। तो देखिए, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल क्या होगी? अगर मैं सर्कल स्क्वायर की साइड ए लिख रहा हूँ तो डायगोनल कितनी होगी? √2a होगी। और वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी? रेडियस के ट्वाइस के बराबर होगी। रेडियस के ट्वाइस के बराबर होगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके बराबर है? ये डायमीटर के भी बराबर है। ठीक है, तो डायगोनल जो स्क्वायर की है वो एग्जैक्टली सर्कल की क्या है? डायमीटर है। तो डायगोनल अगर ये ए है तो डायगोनल कितनी होती है? √2a, जो कि 2r के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आप a की वैल्यू बताओगे तो कितनी आ जाएगी? √2r आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? √2r। अब बताइए एरिया कितना हो जाएगा? एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया ए स्क्वायर और ए की वैल्यू √2r है, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रोबेबिलिटी। तो कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी? आपका जो फेवरेबल एरिया है, कौन सा वाला एरिया? LIT प्रोबेबिलिटी। तो ये फेवरेबल रीजन कौन सा है? 2r स्क्वायर, और टोटल रीजन कितना है?
पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 2/पाई बच जाएगा, जो कि आपको ये ऑप्शन में दिख रहा है, राइट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चले आगे। अब देखिए आगे बोला जा रहा है एक पॉइंट इज सूजन इनसाइड सर्कल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए क्लोजर टू द सर्कमफेरेंस। काफी अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कमफेरेंस के नजदीक होगा। तो यहाँ पे भी एक सर्कल की बात हो रही है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल रैंडम बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आप जानते हो, और हमको क्या करना है, एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, वो क्या हो, नजदीक हो सर्कमफेरेंस के नजदीक हो, क्लोजर हो, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस के नजदीक वाले, देखो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे पॉइंट है बहुत सारे। इनमें से मुझे ऐसे पॉइंट लेने, सेलेक्ट करने, फेवरेबल पॉइंट कौन से जो सर्कल की सर्कमफेरेंस के नजदीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ज्वाइन करता हूँ, ये सर्कल का सेंटर है और ये मान के लो ए है, तो मेरा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इसके मिड पॉइंट के इस साइड होना चाहिए। ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के किस साइड होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए, इतने रीजन में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, मिड पॉइंट के इतने रीजन में होना चाहिए। अगर मैं एक लाइन के ऊपर बात करूं, अगर मिड पॉइंट से आगे की तरफ है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सर्कमफेरेंस के क्लोजर कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो मैंने यहाँ पे कोई लाइन ज्वाइन कर दी, तो इसका भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे वो इस साइड होना चाहिए। ऐसे मैं इनको देखते जाऊंगा, तो मैं आप यहाँ पे समझ रहा हूँ कि ये पॉइंट कुछ इस रीजन में आने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूँ, तो यहाँ पे एक ऐसा रीजन जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर ये आपका पॉइंट इस रीजन का होना चाहिए। देखिए अगर मैं मिड पॉइंट को मान के एक अंदर ही अंदर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि मेरा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इस इंटर सर्कल के आउटर होना चाहिए और बड़े वाले सर्कल के इनर होना चाहिए, ठीक है। इनर सर्कल के तो आउटर होना चाहिए और आउटर सर्कल के इनर होना चाहिए। ये कंडीशन का जो जितने भी पॉइंट होंगे या इस रीजन के जितने पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सर्कमफेरेंस के क्लोजर होंगे। तो आपको एक तरह से इस पर्टिकुलर एरिया की बात करनी है। तो मैं यहाँ पे अगर टोटल रेडियस, ध्यान समझना, अगर मैं रेडियस को आर एज्यूम करता हूँ, क्या एज्यूम करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, तो ये वाली कितनी वैल्यू होगी, r/2 होगी। कितनी होगी, r/2। तो बताओ आपका फेवरेबल रीजन क्या होगा, फेवरेबल रीजन की बात करें, ठीक है, तो फेवरेबल रीजन कितना होगा, बड़े वाला सर्कल की रेडियस r, तो पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल में लिया हमने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, पाई आर स्क्वायर और माइनस इनर सर्कल। ऐसे आप 10th क्लास के अंदर भी क्वेश्चन करके आए, तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पाई r/2 का स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। जब इस कैलकुलेशन को आप देखोगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 पाई, ये स्मॉल आर है, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ इसमें। तो क्या ये समझ में आ गया, फेवरेबल रीजन। अच्छा टोटल रीजन क्या है, टोटल रीजन तो पता ही है, सर्कल का एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी आपके 3/4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/4 बच जाएगा। तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन मिल गया। उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने ये एक पॉइंट को ज्वाइन किया सर्कल के सेंटर से और फिर मिड पॉइंट से आगे की तरफ लिया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो इन सभी पॉइंट को आप देखते जाओगे तो एक इनर सर्कल बन गया r/2 रेडियस का, तो इस रेडियस से बाहर होना चाहिए। तो एक तरह से मुझे इस रीजन का एरिया पता लग जाए, मेरा काम हो सकता है, ठीक। तो वही यहाँ पे सॉल्व किया हमने, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो काफी अच्छा, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ के आते हैं आपके 12th क्लास के अंदर, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए एक कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए स्फीयर। तो यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला वर्ड, ये मैक्सिमम वॉल्यूम लिखा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। इनसाइड ए स्फीयर यानी एक स्फीयर के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, एक कॉन को रख रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ी सी शेप परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ,
चलिए बन गई। अब इसके अंदर एक कॉन को रखना है और उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो लेट से ये मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम वाला एक कॉन मैंने इसके अंदर रख दिया है। चलिए मैं थोड़ी सी डेफिनेशन ये अच्छे से बनाता हूँ। नाउ लुक बेटर, पिछले वाले से थोड़ा सा अब बेटर लग रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो मैक्सिमम वॉल्यूम का कॉन रखा है सर स्पेयर के अंदर, और इसे के अंदर आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करें तो पॉइंट आल्सो लाई इनसाइड द स्पेयर। तो आपको क्या करना है, फेवरेबल रीजन निकालना है इस कॉन का, और टोटल रीजन किसका मानेंगे, स्पेयर का। ठीक है, यानी आपका पॉइंट कॉन के अंदर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बट कॉन की कंडीशन क्या है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम का होना चाहिए। तो पहले मुझे कॉन की मैक्सिमम होने की कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बाकी की बात में आएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हम जनरली क्या करते हैं, एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं स्पेयर और कॉन के डायमेंशन के बीच में, स्पेयर और कॉन के डायमेंशन के बीच में। तो देखिए मैं यहाँ पे स्पेयर का डायमेंशन सेट करूँ तो ये रेडियस r ले लेता हूँ। ठीक है, और ये इस साइड से भी रेडियस r हो जाएगी, और ये इसको यहाँ से मिलाएंगे तो भी रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन के रिलेटेड अगर बात करें तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, और इसको मैं O मान लेता हूँ। ये A, ये B, और ये सेंटर C को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर एक बार आपके पास में रिलेशन स्टैब्लिश हो गया तो काम कर सकते हो। लेट ये वाली वैल्यू मैं R ले लेता हूँ। ठीक है, यानी इस पे जो कॉन है उस कॉन की रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कॉन। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं R मान लेता हूँ, और इसकी हाइट ये h मान लिया। ठीक है, ये कॉन के रिलेटेड है, तो हाइट कैसे पता लगेगी, तो हाइट बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, तो ये h है। राइट, अब आपको क्या करना है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने जब इसको यहाँ से ज्वाइन किया होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। तो बता सकते हैं ये OC कितना आएगा, ये O से C तक टोटल आपको पता है h है, और ये ऊपर की वैल्यू r है, तो ये OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h माइनस r आएगी। कितनी आएगी, h माइनस r। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, राइट एंगल जो कि OCB से, तो इसमें आप देख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल r स्क्वायर प्लस h माइनस r का स्क्वायर। राइट, एक बार आपके मैक्सिमम कंडीशन आ जाए तो फिर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पहले रिलेशन स्टैब्लिश करूंगा, तो मुझे यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद में एक वैल्यू को दूसरे के अंदर एक्सप्रेस करना आ जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2hr। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2hr माइनस h स्क्वायर। कितनी आ रही है, यहाँ तक ठीक है, 2hr माइनस h स्क्वायर। ये मेरे पास में r स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैक्सिमम क्या करना है, वॉल्यूम करना है। तो कोई भी बात या कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, हम वैसे जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इसमें दो पैरामीटर है, r और h दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन हमने r की वैल्यू इन टर्म ऑफ h निकाल के रखी है। अच्छा बताइए यहाँ पे r क्या है, ये आप जब स्पेयर के अंदर कोई भी चीज रखते हो तो वो तो कांस्टेंट हो गया, उसके अंदर रखा गया वो वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल R कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, ये R की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो ये वॉल्यूम है, B से डिनोट कर देते हैं 1/3 पाई 2hr माइनस h स्क्वायर। ठीक, यहाँ से मैं एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे मान के आप देखें। मैं यहाँ पे इंटू h है, तो ये 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। फॉर मैक्सिमम क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 0 करते हैं। तो dv अपॉन dh, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1/3 पाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4hr माइनस 3h स्क्वायर। और मैक्सिमम होने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल टू रख लेंगे। अब जैसे मैं 0 के इक्वल टू रखता हूँ तो यहाँ से मुझे h और r में एक रिलेशन मिलेगा, h और r में रिलेशन मिलेगा, कितना मिलेगा,
तो देखेंगे यहाँ पे 4HR इक्वल टू 0 कर देंगे तो H की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, H की वैल्यू मिल जाएगी 4R/3। देख पा रहे, H की वैल्यू 4R/3 यहाँ से दिख पा रहे। अब H की वैल्यू 4R/3 आ गई तो आपके पास में स्मॉल r की वैल्यू भी आ जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ये कैपिटल H जो मिला है, क्या मिला है, कैपिटल H मिला है। अब कैपिटल H के बाद में ये वाली वैल्यू से मुझे क्या मिल जाएगा, R² की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखो ये 2 और H की जगह 4R/3 इंटू R माइनस H², तो 16/9 और R²। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये 8R² और ये नीचे 9 है तो 24R² माइनस 16R²/9 एलसीएम ले लिए और कुछ नहीं किया है। तो ये 8R²/9 आ रहा है। तो R² की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ये दो वैल्यू ध्यान रखें। ऐसा निकालने से क्या होगा, देखो ध्यान हो तो अपने पिछले क्वेश्चन में क्या क्या था, पिछले क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर की साइड, देखो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने स्क्वायर की साइड को सर्कल की साइड के साथ में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया था, a = √2r निकाला था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी हम चाहेंगे कि हमारे पास में क्या, जो कोन है उसके डायमेंशन और स्फीयर की डायमेंशन के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश हो जाए। तो इस रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए आपको मैक्सिमम वॉल्यूम के बारे में बोला था, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट किया, तब जाके हमारे पास में ये दो रिलेशन आ गए, ठीक है। अब देखिए, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, फेवरेबल रीजन यही तो है, फेवरेबल रीजन क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर फेवरेबल रीजन की बात करेंगे तो कौन सा होगा, आपका पॉइंट कहाँ हो, इनसाइड द स्फीयर, और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज आल्सो इनसाइड द स्फीयर, और हमने पॉइंट सेलेक्ट कहाँ किया है, इफ द पॉइंट इज चोजन इनसाइड स्फीयर, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। अच्छा, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉइंट इनसाइड द कौन होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट आल्सो इनसाइड द कोन, कोन के अंदर पॉइंट हो, तो फेवरेबल रीजन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, क्योंकि 3D की बात हो रही है, 2D की बात होती तो एरिया से रिलेटेड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था हमारे पास में, 1/3 π²h, लेकिन ये r और h को हमने कैपिटल R में यहाँ पे निकाल दिया है, तो कितना है, R² की वैल्यू 8R²/9, ठीक है, और h की वैल्यू कितनी है, 4R/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ आपको एक स्पेशल टाइप से सेट करना है। तो मैं 8/27 और 4/3 πr³ लिख लेता हूँ, लिख देते हैं भाई, ये 8 ऊपर का और ये 27, तो 4/3 बच जाएगा, तो 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ऑफ कोन समझ में आ गया, V कोन। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो आपका फेवरेबल रीजन क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी अपन निकाल रहे हैं, तो फेवरेबल रीजन क्या होगा, कोन का वॉल्यूम, ठीक है, और टोटल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ पा रहे हो प्रोबेबिलिटी। अब कोन का वॉल्यूम कितना है, तो आप देखो 8/27 है इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर से स्फीयर कट जाएगा और क्या बचेगा, 8/27 बच जाएगा। समझ पा रहे हो, तो इसलिए मैंने 4/3 अलग से लिखा था। और आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के अंदर ये क्वेश्चन देखते हो तो वहां पे निकल के आता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल के आता है। तो वहां से अगर ये डायरेक्टली आपको याद भी रह जाता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर ए है, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्लास के अंदर या इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन किए हैं आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को उस अच्छे से एनहांस करेंगे, और लॉजिकल अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो प्लीज एक लाइक तो आपका बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और उससे पहले जितने भी हमारे पास में रिलेशन होते हैं यूनियन के 2 सेट को लेके और 3 सेट को लेके, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।